हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 20 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 19 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 to 19 देख लें। तो टॉपिक से ही पता चल रहा है कि एटम को कंजर्व करना है। इसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होगा। मतलब एटम कंजर्व है, तो जब रिएक्शन होगा तो जितना मोल रिएक्टेंट साइड रहेगा वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कहलाता है। इसका स्टेटमेंट है POAC का, टोटल मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द total moles of atoms of that element on product side. This is called POAC। मतलब आपको क्वेश्चन में जो है एटम को कंजर्व करना है, जितना रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड करना है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपके पास K2CO3 है 27 ग्राम, सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ बहुत सारा और फाइनल जो प्रोडक्ट बना K2ZN3FeCN6 कॉम्प्लेक्स बना है। इसका ग्राम मोलिकुलर मास दिया हुआ है 698। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ऐसे। पोटेशियम का 39 होता है, जिंक का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, सिमिलरली आयरन का पता होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन का तो पता ही होगा, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है तो पता करने का जरूरत है नहीं आपको। अब बोल रहा है कि ऑल कार्बन एटम्स आर कन्वर्टेड, तो जितना कार्बन एटम था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट का वेट क्या होगा? तो आपको POAC लगा देना है कार्बन एटम पे। जितना कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड है उतना ही कार्बन एटम प्रोडक्ट साइड में भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन K2ZN3FeCN6। तो K2CO3 में जितना कार्बन एटम रहेगा उतना ही कार्बन एटम इस कॉम्प्लेक्स में भी होगा। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ होल 2 है, K2ZN3FeCN6, ये पूरे का होल 2, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ये ब्रैकेट है उसका होल 2। तो आयरन भी 2 है और साइनाइड Cn- जो है इसका होल 6, इसका डबल है, मतलब Cn आपके पास 12 है। एक ये कॉम्प्लेक्स में 12 साइनाइड आयन है, Cn- आयन, तो यहाँ होल 2। तो इस केस में पहले तो मोल्स ऑफ कार्बन निकालिए K2CO3 में। K2CO3 का वेट दिया हुआ है 27 ग्राम। इसका GMM कितना होगा? पोटेशियम का होता है 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 48, 16 इंटू 3, तो GMM हो गया 130 ग्राम, सॉरी 138 ग्राम। तो एक मोल का वेट है 138 ग्राम, आपके पास 27 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा? टोटल वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, तो 27 डिवाइडेड बाय 138, ये जो है मोल ऑफ K2CO3 हो गया। अब अगर मोल ऑफ पोटेशियम पूछा जाए K2CO3 में कितना होगा, तो जितना मोल K2CO3 का होगा उसका डबल मोल होगा, क्योंकि एक K2CO3 में 2 पोटेशियम एटम है। अगर कार्बन का पूछा जाए तो जितना मोल K2CO3 का होगा उतना ही मोल कार्बन का भी होगा। सिमिलरली जितना मोल K2CO3 का होगा उसका ट्रिपल मोल ऑक्सीजन एटम का होगा। तो यहाँ पे कार्बन का फाइंड आउट करना है, तो जितना मोल K2CO3 का उतना ही मोल कार्बन एटम का। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ गया? 27 डिवाइडेड बाय 138। अब मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट बना है वो m ग्राम आपके पास प्रोडक्ट बना है, यही तो फाइंड आउट करना है वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो m ग्राम बना है और इसका ग्राम मोलिकुलर मास दिया हुआ है 698 ग्राम, मतलब वेट ऑफ 1 मोल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल इस कॉम्प्लेक्स का कितना होगा? टोटल वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये जो है इस कॉम्प्लेक्स का नंबर ऑफ मोल पता चल गया। अब इसमें कार्बन कितना है, तो इसमें एटोमिसिटी अगर आप देखिएगा तो कार्बन का एटोमिसिटी आएगा 12। जैसे यहाँ पे पोटेशियम का एटोमिसिटी 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3। एटोमिसिटी का डिफिनीशन बता चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मोलिक्यूल। तो एक मोलिक्यूल में कितना एटम होगा वही एटोमिसिटी होगा। तो इसमें देखिए एक मोलिक्यूल में 2 एटम है पोटेशियम का, इसलिए एटोमिसिटी 2, कार्बन का 1 है तो 1 और ऑक्सीजन का 3 है तो 3 एटोमिसिटी होगा।
इसीलिए तो नंबर ऑफ मोल्स भी, जितना मोल है K2CO3 का उसका डबल मोल पोटेशियम का होगा, जितना मोल होगा उतना ही कार्बन का मोल होगा, और जितना मोल होगा उसका 3 टाइम्स ऑक्सीजन का होगा। एक मोल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है K2CO3 का, और एक पार्टिकल में 2 एटम रहता है, तो इतना पार्टिकल में इसका डबल रहेगा, इसका डबल एटम रहेगा, और इसका इतना टाइम, जैसे 1 डजन 12 को बोलते हैं तो इतना को हमेशा 1 मोल ही बोलेंगे, तो 1 मोल का डबल ही है पोटेशियम एटम, तो इसलिए 2 मोल पोटेशियम एटम का रहेगा 1 मोल K2CO3 के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए एटोमिसिटी कार्बन का 12 है, अगर एक मोलिक्यूल है इस कॉम्प्लेक्स का तो उसमें 12 एटम है कार्बन का, तो इतना मोल अगर है इस कॉम्प्लेक्स का तो इसका 12 टाइम्स मोल होगा कार्बन का, तो मोल ऑफ कार्बन एटम होगा 12 इंटू m/698। अब जो है POAC अप्लाई कर दीजिए, रिएक्टेंट साइड में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तो रिएक्टेंट साइड में आया आपका 27/138 और प्रोडक्ट साइड में ये आया, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो m का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद आएगा m इक्वल टू 27 इंटू 698 डिवाइडेड बाई 138 इंटू 12 11.38 ग्राम। तो जो प्रोडक्ट बना है वो आपके पास 11.38 ग्राम बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिल्वर कॉइन है, और ये जो सिल्वर कॉइन है इसका वेट है m ग्राम। अब ये सिल्वर कॉइन का सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है तो ये AgCl में कन्वर्ट हो जाता है, और जो AgCl प्रोड्यूस हुआ है वो आपके पास m ग्राम प्रोड्यूस हुआ है, मतलब m AgCl का वेट है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिल्वर एटम साथ कंजर्व्ड, तो जितना सिल्वर एटम था रिएक्टेंट साइड में वो सारा प्रोडक्ट साइड में चला गया, ये कंजर्व है। तो आपको बताना है कि सिल्वर का परसेंटेज कितना है इस कॉइन में। सिल्वर का कॉइन है तो ये 100% सिल्वर नहीं होगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगा, तो कितना परसेंट सिल्वर है ये आपको बताना है। तो मान लीजिए कि m ग्राम जो है स्मॉल m, उसमें से कैपिटल M ग्राम आपके पास प्योर सिल्वर है, इस m ग्राम में से कैपिटल M ग्राम सिल्वर है, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा रिएक्शन होने के बाद। सिल्वर एटम कंजर्व लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जितना मोल सिल्वर का इस कॉइन में है उतना ही मोल सिल्वर का AgCl में भी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag इन कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर इन AgCl। तो कॉइन में जितना मोल होगा सिल्वर का उतना ही मोल सिल्वर का AgCl में भी होगा। अब आप माने हैं कि ये जो कॉइन है उसमें सिल्वर आपके पास m ग्राम है, तो वेट पता है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल होगा वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, या फिर इसी को ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। सिल्वर का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 108 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 108, तो m डिवाइडेड बाय 108 ये जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर है कॉइन में। अब आपके पास AgCl का m ग्राम प्रोड्यूस हुआ है, ये दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl कितना होगा, वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, तो GMM होगा AgCl का, Ag के कारण 108 ग्राम और क्लोरीन के कारण 35.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 143.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl होगा वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल 143.5, तो ये जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl है, और AgCl में सिल्वर का एटोमिसिटी 1 है, तो जितना नंबर ऑफ मोल AgCl का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल सिल्वर का भी होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर कितना होगा, इतना ही हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 143.5, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर इन AgCl इतना होगा। ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 108 m डिवाइडेड बाय 143.5, तो m ग्राम सिल्वर कॉइन में इतना ग्राम प्योर सिल्वर है, तो परसेंटेज ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ प्योर सिल्वर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ कॉइन, तो वेट ऑफ प्योर सिल्वर ये होगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ कॉइन इनटू 100, ये परसेंटेज ऑफ सिल्वर आ जाएगा। अब यहाँ m और m का अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता रहता तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते सिल्वर का,
कहने का मतलब कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ रहता है एम का कुछ वैल्यू कि ये जो सिल्वर कॉइन है ये 5 ग्राम का सिल्वर कॉइन है और जो AgCl प्रोड्यूस हुआ है ये 7 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है मान लीजिए। तो यहाँ पे आप एम डैश की जगह 7 रख दीजिए, एम की जगह 5 रखिएगा। तो 108 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू एम आपका 5 ग्राम का कॉइन है इंटू 100। तो इसका वैल्यू आता है 105%, जो कि गलत है। अब क्यों गलत हो गया ये? क्योंकि देखिए एक्चुअली में परसेंटेज ऑफ सिल्वर जो है वो मैक्सिमम 100% ही हो सकता है, इससे ज्यादा सिल्वर तो नहीं होगा। ये जो कॉइन है पूरा का पूरा सिल्वर ही है, मान लीजिए 5 ग्राम में से 5 ग्राम सिल्वर है, तब भी मैक्सिमम 100% ही आ सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन में आया है ये 105% है। तो गलत कहाँ है? गलत इसमें ये है कि ये तो हम एज्यूम किए थे ना, इसमें ये होगा कि अगर 5 ग्राम सिल्वर कॉइन है तो AgCl का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 7 ग्राम बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 7 ग्राम रहेगा तो सिल्वर का अमाउंट ज्यादा हो गया। इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे देखें ना सिल्वर का मूल कितना आ रहा है, एम डैश डिवाइडेड बाय 143.5। इसका वैल्यू आ जाता है एम डैश, हम माने कि 7 ग्राम AgCl बना है तो 7 डिवाइडेड बाय 143.5। अब इसको इनटू करेंगे 108 से, ये तो मोल हो गया AgCl का और यही मोल होगा Ag का भी, सिल्वर का भी, क्योंकि एटोमिसिटी 1 है। तो मोल ऑफ सिल्वर पता है तो उसको ग्राम मोलिकुलर मास से अगर फाइंड आउट करेंगे तो वेट पता चल जाएगा। इतना मोल अगर है सिल्वर का तो कितना वेट होगा, तो इसका वैल्यू 5 से ज्यादा होगा, एकदम फिक्स है। कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ये आता है 5.26 ग्राम। कहने का मतलब कि ये गलत है। 5 ग्राम का अगर सिल्वर कॉइन है तो 5.26 ग्राम से ज्यादा AgCl प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है अगर सिल्वर एटम आप कंजर्व कर रहे हैं तब, और सिल्वर आपको ऐड करना पड़ेगा तभी तो 5.26 ग्राम सिल्वर ऐड होगा। 5 ग्राम से 5.26 ग्राम कैसे ऐड हो सकता है? तो 7 ग्राम AgCl प्रोड्यूस ही नहीं हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि 6 ग्राम हुआ होगा, अब जाके आंसर आपका सही आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 6 रखिएगा, यहाँ 5 रखिएगा तो वैल्यू जो है 100% से कम आएगा। इसका वैल्यू आता है 90.3%। तो अगर आपके पास 5 ग्राम का सिल्वर कॉइन है, उसमें अगर आपको 6 ग्राम AgCl का प्रोड्यूस होता है तो ये जो सिल्वर कॉइन है इसमें 90% सिल्वर है और 10% इम्प्यूरिटी है। 9.3 मतलब 90% अप्रोक्स आप मान सकते हैं, तो इसलिए 90% इसका प्योरिटी हो जाएगा। एम और एम डैश का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, यहाँ एम ग्राम और एम डैश ग्राम दिया हुआ है तो इसलिए परसेंटेज जो है एम और एम डैश के टर्म में ही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन O2 रिएक्ट एंड फॉर्म मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2। कार्बन और O2 आपस में रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 40 ग्राम ऑक्सीजन एंड नो रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड, फाइंड द मोल्स ऑफ CO एंड CO2 फॉर्म। तो बोल रहा है कि 24 ग्राम कार्बन 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड भी नहीं होना चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट अमाउंट में है कार्बन और ऑक्सीजन, कोई ना तो एक्सेस में है ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट में है। तो कितना मोल CO और CO2 का बनेगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका बैलेंसिंग रिएक्शन होगा, ट्वाइस कार्बन 5/4 मोल O2 के साथ रिएक्शन करता है तो x मोल CO का और y मोल CO2 का बनाता है। अब x और y ही फाइंड आउट करना है। ये कैसे होगा? तो देखिए 24 ग्राम कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन का मतलब हुआ 2 मोल कार्बन। नंबर ऑफ मोल होता है वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, तो वेट ऑफ 1 मोल है 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कार्बन का आ गया 2 ग्राम। और ऑक्सीजन गैस O2, इसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा 32 ग्राम, आपके पास 40 ग्राम है, मतलब नंबर ऑफ मोल है 40 डिवाइडेड बाय 32, तो 8 इंटू 5 8 इंटू 4, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है 5/4, तो 2 मोल कार्बन 5/4
4 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो भी तो 2:5/4 होना चाहिए, तभी तो इसी रेशियो में आपका दोनों का नंबर ऑफ मोल है, इसलिए कोई भी ना तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना एक्सेस रिएजेंट है। ये वाला फॉर्मूला हम बताए थे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर ये इक्वल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन बी, तो दोनों एप्रोप्रिएट अमाउंट में है, मतलब ना तो कोई एक्सेस में है ना लिमिटिंग रिएजेंट में है। तो आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन ए इज टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन बी, इसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों को अगर डिवाइड आप कर दीजिएगा, मतलब रेशियो ले लीजिएगा, तो 1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है 2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी है आपके पास 5/4, 2 अपॉन ए इज टू 5/4 अपॉन बी, ये 1:1 का रेशियो चाहिए। तो कहने का मतलब ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 5/4 है, तभी तो ये 1:1 का रेशियो आएगा। तो 2 कार्बन 5/4 ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, तो x मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाता है और y मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है। अब आपको इसको बैलेंस करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होना चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड तो 2 है मोल ऑफ कार्बन और प्रोडक्ट साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड में x मोल, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का है तो x मोल कार्बन का भी होगा, y मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है तो y मोल कार्बन का भी होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन होगा टोटल x प्लस y प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो दोनों इक्वल होगा, तो x प्लस y का वैल्यू 2 होगा। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड में x मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड में y मोल कार्बन डाइऑक्साइड के कोरोस्पोंडिंग 2y मोल ऑक्सीजन का होगा, तो x प्लस 2y मोल है ऑक्सीजन का। और रिएक्टेंट साइड में कितना है 5/4 मोल ऑक्सीजन गैस है, और एक ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन एटम रहता है, तो जितना ऑक्सीजन गैस होगा उसका डबल मोल होगा ऑक्सीजन एटम का। इस तरह भी तो ऑक्सीजन एटम ही देख रहे हैं, एक एक यहाँ O2 था तो इसका डबल कर दिए, मतलब x प्लस 2y ऑक्सीजन एटम है। तो रिएक्टेंट साइड में 5/4 इंटू 2, तो 5/2 मोल ऑक्सीजन एटम है, दोनों को आप इक्वेट कीजिए, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/2, x का वैल्यू आ जाएगा 1.5। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो 2y माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 5/2, सॉरी 5/2 माइनस 2, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो y इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1.5। तो ये 2c प्लस 5/4 O2 से 1.5 CO प्लस 0.5 CO2 बनेगा। तो आपको बताना है CO और CO2 का कितना मोल फॉर्म हो रहा है, तो 1.5 मोल CO का बन रहा है और 0.5 मोल CO2 का बन रहा है, वही चीज तो है, 2 मोल और 5/4 मोल है। तो देखिए 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 1.5 मोल CO का बन रहा है, तो 2 मोल आपके पास है भी, तो 2 मोल से 1.5 मोल CO का बनेगा। सिमिलरली आप इससे चेक कर सकते हैं, 5/4 मोल से 1.5 मोल बन रहा है, आपके पास 5/4 मोल है ही, तो 5/4 मोल से 1.5 मोल CO का बनेगा। सिमिलरली CO2 के लिए 2 मोल से 0.5 मोल बन रहा है, आपके पास 2 मोल ही है, तो 2 मोल से 0.5 मोल CO2 का बनेगा। और ना तो कोई एक्सेस में है ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट में है, तो आप किसी से भी प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। अगर लिमिटिंग रिएजेंट रहता तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट डिसाइड होता है, मतलब कितना मोल बनेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। यहाँ पे तो पता है 1.5 मोल CO का बनेगा और 0.5 मोल CO2 का बनेगा, यही फाइंड आउट करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। Re2O7 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से Re2CO10 प्लस CO2 बनता है। आपके पास 2 मोल Re2O7 का है, तो कितना वेट CO2 का बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर फर्दर आप प्रोसीड कीजिए। अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।